morning and good evening guys. Welcome back to my channel Finance at Home. So आज कंटिन्यू कर रहे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जहाँ ख़त्म किया था, जो कि कंक्लूजन निकाले थे डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का, वहाँ पे हम लोग ने एंड किया था. सो अगर ये वीडियो देखने से पहले वो पुराना वीडियो देख लीजिए. सो आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि डायरेक्ट टैक्स आया क्यों है एंड कैसे डिफ्रेंशिएट पता चल जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स का एंड डायरेक्ट टैक्स का. एंड वन थिंग, आपको सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे. ओके, सो गो एंड चेक ऑल द वीडियोज़ बिफोर कमिंग टू दिस वीडियो. And if you like my video, please give thumbs up and share with your friends and subscribe my channel and press the bell icon, so whenever I will upload my video you will get the notifications. And आपको किसी और सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो कमेंट. ओके, and you can also follow me on Instagram finance at home 21. सो वहाँ पे आपको नोट्स, MCQs, अपडेट्स आपको मिल जाएंगे रिगार्डिंग CA, CMA, CS. ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर लेक्चर. सो टुडे वी स्टडी अबाउट द शेड्यूल. ओके, सॉरी, शेड्यूल मीन्स ना कि ये हमें ये बताएगा कि कौन कौन लोग किसके अंदर कौन कौन से टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं. लोग का मतलब यहाँ की गवर्नमेंट, और टैक्सेस मतलब देयर इज़ अ वेरियस टैक्सेस ना, इनडायरेक्ट टैक्स एंड द एग्रीकल्चर टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी. ये सब टैक्सेस हैं जो कि उन पे वो लॉ बना सकते हैं, मतलब टैक्स चेंज अमेंड करवाने के लिए कर सकते हैं. मतलब उनका पावर चलेगा उन टैक्सेस पे. ठीक है, बेसिकली बोलने का मतलब ये. तो शेड्यूल 7 बताता है गवर्न पावर टू कलेक्ट टैक्सेस with the help of 3 लिस्ट. ओके, सो सबसे पहला है यूनियन लिस्ट. ओके, ओके, यूनियन लिस्ट में कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट आती है. ठीक है, इसके अंदर इनको क्या क्या पावर मिली है? एंट्री नंबर 82 की पावर मिली है, जो कि टैक्सेस ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम. तो मतलब इनकम टैक्स कहाँ, हमारा इनकम टैक्स डायरेक्टली कहाँ जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है. ठीक है, एंट्री नंबर 83 talks about the custom duty. Okay, entry number 84 एक्साइज ड्यूटी. ओके, एक्साइज ड्यूटी अभी बन नहीं हुई है क्योंकि हमारा जो GST में 5 प्रोडक्ट है ना वो निकले हुए, उन पर तो एक्साइज ड्यूटी लगेगा ना अगर बाहर से आ रहा है तो. ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, GST आर्टिकल 264, सॉरी 246A, सॉरी 246A. ठीक है, फिर सेकेंड आता है स्टेट लिस्ट. इसमें तो समझ ही आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट आएगी. ओके, और इसके अंदर इनके पास कौन कौन सी पावर है? एंट्री नंबर 46 जो कि बात करता है टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम. एंट्री 51 एक्साइज ऑन लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन.
Entry number 53, that is electricity duty. Entry number 57, taxes on vehicle. Entry number 59, that is toll tax, tolls tax. Entry 60 is the taxes on profession. Entry 63, stamp duty. ओके, ये सब में स्टेट के पास पावर है इसके अंदर टैक्स कलेक्ट करने का. ओके, एंड देन आते हैं कॉन्करेंट, वेयर दोनों के पास पावर है. ठीक है, इसमें ओके, कॉन्करेंट लिस्ट में यहाँ दोनों पार्टीज मतलब दोनों गवर्नमेंट्स के पास पावर रहती है. ठीक है, और एक और चीज़, ये सेम चीज़ ना आपके जीएसटी में भी है. ठीक है, तो आप यहाँ पे ये अच्छे से कर लीजिए कि जीएसटी में भी आपको यूज़ हो जाए. ओके, सो शेड्यूल 7 बताता है कि किनके पास पावर्स है जो कलेक्ट कर सकता है और लॉ बना सकता है. ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में गवर्नमेंट आती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट आते हैं, कॉन्करेंट में दोनों गवर्नमेंट्स आती है. तो ये हमेशा ये याद रख लीजिएगा कि कौन से एंट्री में क्या क्या है. नाइट भी अभी सीएमए वालों के लिए एमसीक्यू पैटर्न चल रहा है, एज वेल एज सीए और सीएस का भी चलता है, तो शायद वो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. तो सो आप एंट्री नंबर अलॉन्ग विथ कि उसके अंदर कौन सी चीज़ के बारे में बोला जा रहा है वो याद रख लीजिएगा. ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. एंड अभी आप जब पढ़ रहे हैं ओके, तो एकदम अच्छे से पढ़िए कि रिवीजन करते वक्त बस देख के ही जाना काफ़ी होगा. ठीक है, एकदम अच्छे से समझ के लिखिए कौन सी चीज़ है, क्या बोल रही है, क्या बोलना चाह रही है, कौन सी बातें क्या बोल रही है. अभी से आप समझ के लिखेंगे और समझ के. ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक अब जो चीज़ 5 मिनट में हो जाएगी वो शायद 60 मिनट में होगी, बट इट्स ओके, इट्स वर्थ इट अगर आप अभी से समझ के करें, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं है रिविजन करने का. तो बेसिकली अभी से समझ के पढ़ते जाइए. ओके, एंड अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये मतलब लॉ बनाती कैसे, गवर्नमेंट लॉ कैसे बनाती है, ऐसा सोचती है और लॉ बन जाता है क्या, कि कुछ करते हैं, किससे कंसल्ट करते हैं, कैसे लॉ, कैसे एक नया लॉ बन जाता है. तो उसके लिए देखते हैं कि लॉ कैसे बनता है. ओके, ये अभी जो बताया जा रहा है वो पार्ट नहीं है, बट एज अ नॉलेज पर्पस के लिए उस लिए बताया जा रहा है. तो स्टिल यू कैन नोट इट डाउन. ओके, how laws are enacted by central government. ठीक है, enacted by central government. ओके, देखो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाना है तो पहले तो वो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेगा. ठीक है, थ्रू पार्लियामेंट जाएगा एंड फिर किससे अप्रूवल लेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से. ठीक है, देन उसके बाद वो पास हो जाएगा. सेम अगर स्टेट गवर्नमेंट को इनेक्ट करना है तो स्टेट असेंबली बैठेगी विद द अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज कैसे इनेक्ट करता है.
जो मैंने अभी बोला है उसको सिर्फ वर्ड में लिख रही हूँ, ठीक है। ये तो पता चल गया हमें कि लोग करते कैसे। अब इनकम टैक्स एक्ट कैसे हुआ वो देखते हैं। सिंस इनकम टैक्स, देखो इनकम टैक्स किसके अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो उसको लॉ बनाना एंड उस पर उसका पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो चेंजेस भी कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। अब अराइज होता है कि इसका प्रोसीजर कैसे, कोई भी एक्ट बनने का या लॉ बनने का प्रोसीजर क्या है। जैसे अभी जीएसटी आया, तो जीएसटी ऐसी मुंह उठा के तो नहीं आ गया, और किसी एक के पास तो जीएसटी लाने का दिमाग आया होगा ना, मतलब बहुत समय से चल रहा है, दैट इज़ ट्रू, बट वो जो समय से भी चल रहा है, किसी के पास तो दिमाग आया होगा ना कि लाइक हाँ हमें जीएसटी लाना चाहिए, ऐसा भी एक एक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। ये आइडिया आया हमें, ठीक है, ड्राफ्ट के ओपिनियन लिए, फिर पहले तो मान लीजिए जीएसटी किसी एक्स पर्सन को आया कि हमें जीएसटी लाना है, तो उसने क्या किया, पब्लिक एक्सपर्ट ओपिनियन लिया, बहुत लोगों से बात किया, एक्सपर्ट लोग से बात किया, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं, मतलब लोग से बात किया होगा, वहाँ पे जितने भी बड़े पोस्ट में जो भी होगा उनसे बात किया होगा कि हम जीएसटी लाना है, उस पर डिस्कशन हुआ होगा, एंड देन उन्हें ड्राफ्ट किया होगा कि क्यों लाना है, ठीक है। पहले तो जीएसटी क्या है वो बताया होगा, क्यों लाना है, फ़ायदा क्या है उसका, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, वो ड्राफ्ट किया होगा, फिर वो बिल बनेगा, ठीक है, एंड देन वो पार्लियामेंट में जाएगा, ठीक है। पहले तो लोअर हाउस में जाएगा, ठीक है, लोअर हाउस विच मीन्स लोकसभा, दैट इज स्टेट प्रेसिडेंट। देखो अगर यहीं पे रद्द हो जाता है, ठीक है, एंड देन अपर हाउस, दैट इज राज्यसभा, दैट इज स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। आपको पता है यहाँ पे मतलब इतने जल्दी जल्दी बिल पास क्यों हो रहे हैं, आपको पता है, क्योंकि राज्यसभा में जाता है और बिल पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, और मोस्टली स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो कौन रोकेगा, बीजेपी की सरकार है हर जगह, तो रोकेगा कोई नहीं, तो इसलिए बिल बहुत जल्दी जल्दी पास हो जा रहा है। अगर यहीं पास नहीं हो पाएगा, यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ चल जाएगा, यहीं पास नहीं होगा तो आगे तो पहुँचेगा ही नहीं ना, तो आगे पहुँचेगा ही नहीं तो पास कहाँ से होगा। इसलिए अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि क्यों चाहिए सबको, बीजेपी क्यों कर रही है कि मोस्ट ऑफ स्टेट में उसकी सरकार हो, क्योंकि बिल पास करने में आसानी होती है। एंड देन इस सब होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, एंड फिर वो अपना कंसेंट देगा। एक बार उसने दे दिया तो फिर आ जाएगा आपके न्यूज़पेपर में, ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में आ जाएगा कि आज से ये लागू हो चुका है, ओके, ठीक है। तो समझा कैसे लॉ पास होता है या कोई भी एक्ट पास होता है। ये बस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बस ऐसी नॉलेज के पर्पज़ के लिए, ओके। चलो अब आगे देखते हैं। डिफाइन द टर्म
प्रीवियस ईयर। ओके, ये एक टर्म है ना जो आपको पता होना चाहिए अगर आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं एंड फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो ये आपको पता ही होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्यों क्या होता है और इसका ज़रूरत क्या है, क्योंकि इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। छोटा सा डेफिनेशन है पर इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। एक ऐसा ये डेफिनेशन है जो सेक्शन 3 के साथ पढ़ा जाता है, अदरवाइज हर सेक्शन जो भी डेफिनेशन का सेक्शन है वो सेक्शन 2 में डिफाइंड है। ओके, एज पर सेक्शन 234 read with section 3 of the act, the term previous year means the financial year immediately preceding the assessment year. Preceding the assessment year. ओके, इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर क्या है, इमीडिएट मतलब फॉर एग्जांपल 2021, ठीक है, इसका इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर क्या हो जाएगा, 1920 क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये असेसमेंट ईयर है तो इसका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। ओके, चलो अब देखो हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से चालू होता है, अप्रैल टू मार्च होता है, अप्रैल टू मार्च, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ना, अब सी ये साल भर कमाओगे 9, यहाँ पे आप पूरा फाइनेंस करोगे, ठीक है, पूरा अर्न करोगे, ठीक है, फाइनेंस अर्न करोगे, साल भर अर्न करोगे, फिर उसके नेक्स्ट ईयर ही दोगे ना, तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर को क्या बोलते हैं हम, असेसमेंट ईयर, ठीक है। इसका एक और चीज़ बताती, असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर, ठीक है, असेसमेंट ईयर में आधा देखो, असेस मतलब क्या होता है, कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कैलकुलेशन किसका होगा, जो पिछले बार जितना कमाया उसको कंप्यूट और कैलकुलेट करके आप बताओगे कि कितना कमाया है, ठीक है। असेसमेंट ईयर को करंट ईयर भी बोलते हैं, ठीक है। असेसमेंट ईयर में ही आप करंट ईयर में आप प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन करोगे टैक्स का, वही है ना, साल भर कमाओगे तब तो दोगे ना, कि बीच में आधा कमाया फिर आधा दिया, आधा कमाया आधा दिया, ऐसे में तो बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर दोगे आप, और एग्जैक्टली आपको पता भी नहीं रहेगा ना, टैक्सेस तो वैसे भी उन बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे तो पे नहीं होता, एग्जैक्टली आपने जितना कमाया उस पर आप दोगे ना पैसा, तो वही होता है। असेसमेंट ईयर मतलब क्या होता है, असेस मतलब असेस करना, असेस मतलब कंप्यूट और कैलकुलेट करना, तो असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशन होगा, पर किसका होगा, प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया, ये इतनी शॉर्ट वीडियो ही रखूँगी क्योंकि इसमें बस बेसिक कंप्लीट हो गया। अब जो पढ़ेंगे अब पूरा लाइक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इसके बाद का पूरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाएगा। सो पहले का दोनों जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स है सब देख के आएगा। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ना रेसिडेंशियल स्टेटस, तो आप वो भी देख सकते हैं, अदरवाइज इस ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप उसको देख सकते हैं, दोनों ठीक है, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and share with your friends, and you can also join me on Instagram finance at home for notes updates and MCQ also there, so आप वहाँ पे join कर सकते हैं।
थैंक यू।